हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी यूनिट 14 DECE 3 की सम स्ट्रेटजीज इन कम्युनिकेशन चल रही है। इससे पहले DECE 1, DECE 2 की क्लासेस हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं और DECE 3 की क्लास अभी हमारी चल रही है। यूनिट 17 में हम पढ़ चुके हैं अनेबलिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, जिसमें हमने पढ़ा एस्टैब्लिशिंग अ good relationship, encouraging participation, facilitating participation, avoiding prejudices and bias. Working with individuals, women to women strategy और girl to girl strategy. इसके बाद है चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी कहते ये कभी कहा जाता है या कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो एक वेट क्ले की गीली क्ले की तरह होते हैं। उनको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप मोल्ड कर सकते हैं। बच्चों के जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें बच्चे जो होते हैं उनको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। मतलब बच्चे आइडियाज़ को ग्रहण कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। वो हर वक्त लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं और जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों को ऑब्ज़र्व करके या उनके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको ऑब्ज़र्व करके बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे जो बड़े होते जाते हैं जो आदतें उनमें डेवलप हो जाती हैं वो उनमें इनग्रेन्ड यानी कि उनमें फ्रोज हो जाती हैं, कंपैक्ट हो जाती हैं, डेंस हो जाती हैं। इसलिए उनको फिर बदलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते बेस्ट टाइम इस रिसोर्स को, इस जो डेवलप हो रहा रिसोर्स है, इसमें इन्वेस्ट करने का जो बेस्ट टाइम है वो क्या है? अर्ली चाइल्डहुड। जब आइडियाज़ और नॉलेज और वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक रूट पकड़ लेती हैं। स्कूल एक एक्सीलेंट और कॉन्जेनिटल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर इस तरह की चेंजेस जो होती रहती हैं।
मतलब अनुकूल इन्वायरमेंट होता है स्कूल का इस तरह की चेंजेस के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी। कहते आपने सुना होगा कि कई कंट्रीज़ में क्या है, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उन पर देखभाल के काम के लिए ट्रस्ट किया जाता है या पालन पोषण के काम के लिए ट्रस्ट किया जाता है। किसकी देखभाल और किसका पालन पोषण? अपने छोटे भाई बहनों का। जब उनके मदर या फैमिली के बाकी मेंबर्स घर पर नहीं होते हैं तब की बात, तब उनकी देखभाल और उनका जो पालन पोषण है यंग सिबलिंग्स का बड़े भाई बहन करते हैं। इवन जब मदर घर में एब्सेंट नहीं होती है, वो तब भी बच्चे जो होते हैं वो घर के कामों में बिज़ी रहते हैं और वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको फीड करते हैं और कई बार उनको एंगेज भी करते हैं बड़े भाई बहन। कहते कि अगर ये जो बड़े बच्चे होते हैं, अगर हम इनको बेसिक सिखा सकते हैं कि कैसे अपने छोटे भाई बहनों को प्रॉपरली फीड करना है, उनकी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, कैसे उनके वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करना है, तो हम बच्चों को हेल्थ स्टेटस, यंग बच्चों के हेल्थ स्टेटस और वेल बीइंग के बीच में असली डिफरेंस भी तो बता सकते हैं ना। जो चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी है वो इसीलिए डिज़ाइन की गई है ताकि बड़े बच्चों को एजुकेट किया जा सके, एनकरेज किया जा सके, ताकि वो अपने आप को अच्छी हैबिट्स में डाल सकें और लाइफ की असली वैल्यूज़ को सीख सकें और यही अपने यंग भाई बहनों को उनका ध्यान रख के सिखा सकें। कहते कि बच्चों को हम हेल्थ से रिलेटेड या जनरल वेल बीइंग से रिलेटेड सिंपल प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स भी सिखा सकते हैं जो कि हमारी कम्युनिटीज़ के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। ये कम्युनिटी की हेल्थ प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए एक लंबा रास्ता होता है। उसके लिए क्या क्या रीजंस हैं? कहते जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा जल्दी होती है कोई भी नई चीज़ को सीखने की और ट्राई करने की। क्योंकि उनके अंदर ये सब कुछ करने की क्यूरियोसिटी होती है। हेल्थ से रिलेटेड प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स को भी लर्न करने से उनको एक तरह से एम्पावर्ड फील होता है और इंस्टिल्स फील होता है, मतलब कि उनको ऐसे लगता है कि इंस्टिल मतलब हम बोल सकते हैं कि ड्रॉप करना, गिराना है ना, टपकाना, इस तरह से फील होता है और इससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इम्पोर्टेंस भी आती है। बच्चे ओपन माइंडेड होते हैं और नए नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी फस के।
जब तक कि वो इन हैबिट्स में सेट नहीं हो जाते हैं। ये है चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी। जैसे कि एक बच्चे ने आगे 3 बच्चों को बताया, जैसे हमने वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटजी में देखा था, बिल्कुल एज सच वैसे ही हैं। अपने छोटे भाई बहनों के लिए ऐसे बच्चे टीचर्स बन जाते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों से बहुत खुशी से सीखते हैं, एक गेम्स की तरह। इंफॉर्मेशन या नॉलेज या स्किल, गेम्स भी उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, इंफॉर्मेशन लेना भी उनसे पसंद करते हैं, नॉलेज भी और स्किल्स भी। बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों के आइडियाज़ और एटीट्यूड को रिस्पॉन्स करते हैं। वो उनको चाइल्ड टू चाइल्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी के बारे में की प्रमोशन के बारे में हेल्प करते हैं। जो हैबिट्स अपने वो शुरू के कुछ सालों में या यंग ईयर्स में इकट्ठी कर लेते हैं, वो सारी उम्र के लिए उनके अंदर घर कर जाती हैं। और जैसे ही वो फ्यूचर पेरेंट्स बनते हैं तो उनकी जो गुड हैबिट्स या वैल्यूज़ होती हैं वो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने में लंबे टाइम तक चलती हैं। जो बच्चे बहुत ही यूज़फुल ब्रिज को बनाते हैं, बच्चे एक यूज़फुल ब्रिज को बनाते हैं अपनी फैमिलीज़ और पेरेंट्स को अप्रोच करने के लिए। कहते कि क्लासरूम एक एक्सीलेंट इन्वायरमेंट होता है। और बच्चों के लिए एक एक्सीलेंट इन्वायरमेंट होता है, एक रिसोर्स सेंटर होता है, जिसमें क्या है, ग्रुप एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि उसमें क्या है, क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ग्रुप में ही एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। आप एज अ स्कूल टीचर एक एक्सीलेंट रिसोर्स पर्सन हैं बच्चों के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए ही नहीं जो कि सिर्फ आपकी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी हैं जिनके बच्चे अपनी प्रोग्रेस के लिए स्कूल में कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं। बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें वो ग्रो करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। उनके टीचर्स रिसोर्स पर्सन होते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं उनका राइट एटीट्यूड और वैल्यूज़ उनमें डेवलप करने में, जो कि उनकी लाइफ के फर्स्ट क्रूशियल ईयर्स होते हैं, ताकि बच्चे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चों को मिल सके और कॉमन जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में मेनली होती हैं उनसे उनको प्रिवेंट किया जा सके। योर रोल इन चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़। कहते कि आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि वो सेल्फ हेल्प स्किल्स को एक्वायर कर सकें, ताकि वो
उनको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं या दूसरे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब वो उन लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं जबकि कोई लोग बीमार पड़ते हैं। आप उनको दिखा सकते हैं कि एक प्लांट कैसे ग्रो करता है। फिर आप उनको ये एक्सप्लेन करें कि कौन से फूड्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, डिजीज़ से बचाया जा सकता है हम वो फूड्स खा के हमारे शरीर को। इस तरह की कई बातें आप उनको बता सकते हैं। आप उनको डिजीज़ के बारे में भी बता सकते हैं और बहुत सिंपल शब्दों में बता सकते हैं, और वो कैसे फैलता है उसके बारे में भी बता सकते हैं। कहते कि आप बच्चों को ये मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करके, जैसे कि स्टोरीज़ बता के, ठीक है, या कोई शॉर्ट प्लेस को एक्ट करके, पपेट शो ऑर्गेनाइज करके, गेम्स के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशंस को अरेंज करके, प्रोजेक्ट्स को शुरू करके, या कम्युनिटी सर्विस के थ्रू। ये जो थीम्स होते हैं सारी एक्टिविटीज़ के, वो हेल्थ मैसेजेस को जनरेट करते हैं, जैसे सैनिटेशन के ऊपर, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर, या और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ये एक चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटी है जिसमें कम्युनिटी एजुकेटर जो है वो स्कूल के बच्चों के साथ है। अब जब बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आपके साथ, उस टाइम पे आप बच्चों को एक्सरसाइजेस टीच कर सकते हो जो कि बच्चों का स्टेमिना बनाने में हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में भी हेल्प करते हैं। बच्चे जो हैं वो एक्टिव होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। अगर आप बच्चों को एनकरेज करेंगे कि बच्चे इन लर्निंग एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो वो नॉलेज और स्किल्स को हमेशा वैल्यू करेंगे और अपने खुद के एफर्ट्स के थ्रू ही वो कुछ ना कुछ नॉलेज या स्किल्स को गेन करेंगे। बड़े बच्चे जो होते हैं वो स्किल्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है सीख सकते हैं, जैसे कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना, कोई जख्म हो जाए, कोई कट लग जाए, कोई जल जाए या इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, वहाँ पर फर्स्ट एड को देना, और हाइजीनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। जो बड़े बच्चे होते हैं वो इन बेसिक स्किल्स को सीखने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। स्पेशली वो सी स्किल्स क्यों सीखते हैं? अपने छोटे बच्चों के लिए, मतलब छोटे भाई बहनों के लिए। कहते कि इन मैसेजेस को बच्चों तक पहुंचाने के लिए और उन तक एनहांस करने के लिए हमें कॉम्पिटिशन्स को भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रिशियस स्नैक्स को प्रिपेयर करना, लाइक सैंडविचेस, या फिर कट्स और बाउंड्स के लिए फर्स्ट एड देना, या ORS प्रिपेयर करना। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं इनके रिलेटेड आप कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम कम्युनिटी सर्वे की एग्जांपल लें तो आप उसमें बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि वो एक सर्वे कर सकते हैं जिसमें 1 से 5 साल के बच्चों में माल न्यूट्रिशन की असेसमेंट हो सकती है उनके एरिया में, ट्राई कलर्ड स्ट्रिप्स को यूज़ करके। वो और भी बड़े बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं सर्वे को करने के लिए। कहते कि अगर हम प्रोजेक्ट की एग्जांपल लें
तो आप प्रोजेक्ट में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट सैनिटेशन के ऊपर है आपके एरिया में जब आप सर्वे कर रहे हैं। उसमें क्या है, आपको मैप मॉडलिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं आपके एरिया को असेस करने के लिए, जहाँ पर कि बहुत सारी अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा क्या है, जो मैप मॉडलिंग होती है वो आपको काफ़ी सारी साइट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकती है, जहाँ पर कि कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम हो, कोई गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम हो, कंपोस्ट पिट्स हों या सोकेज पिट्स हों, जो कि लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। कहते कि इन सारी एक्टिविटीज़ में जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो दूसरे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि उनसे छोटे हों, या फिर उनके अपने पीयर ग्रुप को ऐसी टेक्निक्स वो एक्सपोज नहीं करते हैं, या स्कूल ड्रॉप आउट्स को वो ऐसी टेक्निक्स जो हैं वो एक्सपोज नहीं करते हैं। ये एक तरीका है चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच को इफ़ेक्टिव बनाने का, ताकि बच्चों में अच्छे एटीट्यूड और वैल्यूज़ को लाया जा सके। कहते एक बच्चों के छोटे से ग्रुप को इफ़ेक्टिवली ट्रेन करने का आपका जो एफर्ट है, आपके सपोर्ट के साथ और इनकरेजमेंट के साथ, इसका आपके एरिया के सारे बच्चों की पॉपुलेशन के ऊपर एक स्नोबॉलिंग इफ़ेक्ट पड़ता है। स्नोबॉलिंग मतलब एक स्लो और स्टेडी इफ़ेक्ट पड़ता है, बट कॉन्टीन्यूसली पड़ता है। ये कम्युनिटी एजुकेटर की पिक्चर दिखाई है जो नॉन स्कूल गोइंग बच्चों के साथ वो कर रहा है। इसके बाद है जी हमारा चाइल्ड टू पेरेंट स्ट्रेटजी। सॉरी, कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिलीज के लिए एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। आप तरीके ढूंढ सकते हैं ऐसे जिससे कि आप पेरेंट्स को एनकरेज करें कि पेरेंट्स बच्चों को हर एक्टिविटी में बच्चों की एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए पेरेंट्स इनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़, स्कूलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंट्स की रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं। पर यहाँ पर आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के हमेशा पहले टीचर होते हैं। वो अपने नॉलेज को, अपने बिलीव्स को, अपने एटीट्यूड्स को बच्चों को पास करते हैं। मे बी वो इस चीज़ से डिफरेंट हो सकते हैं जो उनको स्कूल में सिखाया जाता हो। कहते कि जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं हो सकता है कि पेरेंट्स उसके बारे में रिसेंटफुल भी हो सकते हैं, मतलब क्रोधित भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में क्या है कि आप जो हैं बच्चों के घर पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, फैमिली की काउंसलिंग कर सकते हैं। इससे क्या है, काउंसलिंग के थ्रू आप पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स जो हैं वो नई अप्रोचेस को लर्न कर सकें कि बच्चों को आजकल स्कूल में क्या सिखाया जाता है। पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो होती हैं कई कारणों करके वो एडवाइजेबल होती हैं, जिसमें कि डिफ्यूजिंग टेंशन्स भी होती हैं,
जो चाइल्ड टू पेरेंट स्ट्रेटजी होती है वो पेरेंट्स को एनकरेज करती है ताकि वो अपने बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को एक्टिवली चलने के लिए बच्चों को उसमें इन्वॉल्व होने दें। कई तरीके हैं जिसके थ्रू जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि बच्चों के साथ काम करना या टीचर्स के साथ काम करना। कोई भी सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ काम करना ताकि फंड्स को रेज़ किया जा सके और बेसिक रिसोर्सेज को रेज़ किया जा सके। बच्चों को एनकरेज करना कि बच्चे घर पर ही वो सारी हेल्थ स्किल्स को प्रैक्टिस करें जो कि उनको स्कूल में सिखाई जाती हैं, जैसे कि ORS की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसको फैमिली मेम्बर्स को कब देना है, जब वो डायरिया से सफ़र कर रहे हो तब देना है, और उनको फर्स्ट एड जो है वो कब देनी है। ये है उसके बाद एक्सरसाइज 3। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटजीज फॉर वर्किंग विद ग्रुप्स। कहते कि अब तक हम कई स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर चुके हैं कि हम कम्युनिकेशन को इंडिविजुअल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम ग्रुप्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, वहाँ पर क्या क्या स्ट्रेटजीज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। कहते जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए, तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जितने कि जब इंडिविजुअली वो काम करते हैं उससे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम ग्रुप की डेफिनेशन को देखें तो उसका मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का गैदर होना जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो। जो ज़्यादा कॉमन ग्रुप्स होते हैं लोगों के, जो कि आप कम्युनिटी में फाइंड आउट करेंगे वो कौन से होते हैं। महिला मंडल या वमेंस ग्रुप, यूथ क्लब, बालिकाज मंडल मतलब एडोलिसेंट गर्ल्स की ग्रुप होती है, स्कूल चिल्ड्रन की क्लास हो गई, कोई भी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हो गई, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स। कोई भी ग्रुप्स हैं जब वो अच्छी तरह से उनको हैंडल किया जा रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो कि एक इंडिविजुअल अपने आप नहीं कर सकता है। पर ये जो ग्रुप्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर सोशल या और कई तरह का प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर वे में बिहेव किया जा सके। हर ग्रुप की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उनके अपने ही प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं। जब हम एक ग्रुप के साथ काम करते हैं तो आपको याद होगा कि आप कम्युनिकेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि ग्रुप के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं। अब आपका क्या रोल है ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करने का। कहते कि बहुत सारे ग्रुप्स जैसे कि हम ऊपर अभी मेंशन कर चुके हैं वो हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं। कभी कभी उनके कोई स्पेसिफिक गोल्स भी नहीं होते हैं, पर किसी भी ग्रुप को, इनमें से किसी भी ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन इंटरेस्ट को डिस्कवर करना होगा और उन ग्रुप्स की नीड्स को डिस्कवर करना होगा
ताकि जो मैसेज है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अपनी जड़ों तक लेके जा सकें। आपको फाइंड आउट करना है उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में इनडायरेक्ट मीन्स के थ्रू। अगर हम लोगों से डायरेक्ट किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब एक फैक्टर जो कभी कभी ग्रुप में ऑपरेट करते हैं, कई बार वो कोई स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की इन्फ्लुएंस हो जाती है, बाकी जो ग्रुप में बाकी के लोग होते हैं उनसे भी ऊपर। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि आप लोगों को यहाँ पर एक साथ लेके आए, सबको बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट फील करवाएं और हर किसी का वहाँ पर ग्रुप में वेलकम करें। जब आप ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, स्पेशली उनके साथ जो इनफॉर्मल है नेचर में, तो कोई भी एक सिंगल मेथडोलॉजी नहीं होती है जो काम कर सकती है। आप वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं या कई कॉम्बिनेशंस भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के, जो कि हमने इससे पहले के यूनिट में पढ़े हैं। जब आप लोगों के ग्रुप के साथ डील करते हैं तो आपको ये फाइंड आउट होगा कि यहाँ पर एक शार्प डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं मेंबर्स के बीच में, और एक दूसरे के जो व्यूज़ हैं उसके प्रति झुकाव भी होता है। ऐसी सिचुएशन में आपका जो रोल है वो एक रेफरी का बन जाता है, जो कि मेंबर्स को काम डाउन करता है, साइलेंट मेंबर्स को एनकरेज करता है कि आप अपने व्यूज़ को शेयर करें और किसी न किसी सर्वसम्मति के ऊपर पहुँचे। पर आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि एक ग्रुप की अप्रोच को यूज़ करके लोगों को एजुकेट करना से बहुत सारी एडवांटेजेस जो हैं वो सामने आती हैं। सबसे पहली है कि जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एनकरेज करते हैं ताकि हम नए आइडियाज़ को अडॉप्ट कर सकें, जिसके साथ हम एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। दूसरी है कि ये हमें एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्सपीरियंस, स्किल्स को शेयर करने के लिए भी परमिशन देते हैं। इसी कारण से लोग जो हैं वो एक दूसरे से लर्न करना सीखते हैं। फाइनली क्या है, वो रिसोर्सेज को पुल करने में मदद करते हैं, जैसे कि मनी, मटेरियल या मैन पावर। रिसोर्सेज कौन से हैं? मनी, मटेरियल या मैन पावर। अब नेक्स्ट है, या तो एम्पथी हो गई, या फिर कैमराडेरी हो गई, मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि भाईचारा या मेल मिलाप हो गया। ग्रुप्स में ये भी डेवलप हो जाता है। इससे क्या है, कई बार हम पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है, या ग्रुप मेंबर्स के कोई फैमिली क्राइसिस होते हैं उसको सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। इससे क्या है कि आप एक हार्मोनियस इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आप रहते हैं। अब तक हम क्या सीख चुके हैं कि कैसे लोगों को एज अ ग्रुप इन्वॉल्व होना है और एज अ इंडिविजुअल इन्वॉल्व होना है और एजुकेट करना है, और जो भी कोई बिहेवियर में या लिविंग कंडीशंस में चेंजेस होती हैं उसको लाना है। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि हमें कम्युनिटी के साथ बड़े लेवल पर कैसे काम करना है
और कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसको हमने कम्युनिटी को मोटिवेट और एजुकेट करने के लिए यूज़ करना है। ये है आपकी एक्सरसाइज 4। इसके बाद है हमारा स्ट्रेटजीज फॉर वर्किंग विद द कम्युनिटी। सॉरी, जो कम्युनिटी स्ट्रेटजीज होती हैं कम्युनिकेशन में, उनका क्या एम होता है? उनका एम होता है कि कम्युनिटी को एजुकेट करना, और कम्युनिटी को लायक बनाना और उनको एम्पावर करना, ताकि वो अपनी जो अभी की उनकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको वो इम्प्रूव कर सकें। ये कंडीशंस हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं, न्यूट्रिशन एजुकेशन से रिलेटेड, जो और कोई सोसाइटल इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं। कम्युनिटी स्ट्रेटजी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम्युनिटी मेंबर्स को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग बनाना और उनको इक्विप करना, सशस्त्र करना, ताकि वो अपने बारे में सोच सकें और हर किसी की वेल बीइंग को पक्का करने के लिए एक्शन ले सकें। इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 14.2 एंड 14. जैसे अब एग्जांपल दी गई है कि प्रॉब्लम्स जैसे कि अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, लैक ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटीज़ हो गई हैं विलेज के प्राइमरी लेवल में, है ना, या फिर मेनांस ऑफ स्ट्रे डॉग्स कैटल्स हो गई हैं उस एरिया में। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हम एक इंडिविजुअल लेवल पर या स्मो इम्प्रूव नहीं कर सकती हैं।
इसीलिए वो जो भी कोई अनडिज़ायरेबल कंडीशंस होती हैं, जो प्रिवेलिंग अनडिज़ायरेबल कंडीशंस होती हैं, उनको रिज़ाइन कर सकते हैं। ये इसीलिए आपका जो रोल है वो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप एक एज एजेंट ऑफ चेंज की तरह कम्युनिकेशन की कम्युनिटी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनको एक इफ़ेक्टिव फोर्स के में, ताकि कोई भी चैलेंजेस जब उनके सामने आए वो उसका सामना कर सकें सिस्टम में ज़रूरी चेंजेस करने के लिए, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि कम्युनिटी को एजुकेट करना। सेकंड स्टेप है कम्युनिटी को एम्पावर करना, ताकि नेसेसरी एक्शंस को लिया जा सके। उसके बाद है हमारा एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग द कम्युनिटी। कम्युनिटी को एजुकेट करना हज़ार्ड्स के बारे में, जो कि कई प्रॉब्लम से अराइज हो रहा है और हमारे एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी को एजुकेट करना। क्योंकि जब तक कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो कन्विंस नहीं होंगे तो इससे क्या है, कम्युनिटी को कोई ना कोई नुकसान होगा और उनको वो हमेशा के लिए ही एक प्रॉब्लम की तरह ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इसका सामना किया ही नहीं अपने आप से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, कहते कि अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपके एरिया में कई स्ट्रे डॉग्स हैं और लोगों को और स्पेशली बच्चों को रेबीज़ का खतरा है, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करनी पड़ेगी कम्युनिटी में लोगों के साथ। पर अगर आप सिचुएशन की तरफ देखें अपने एंगल से, तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं और उनको कभी भी अपनी इनकन्वीनियंस के कारण जो है डिसअपियर नहीं किया जाता है। कई लोग जो हैं उनको ये कुत्ते कई बार काट भी लेते हैं और लोग इससे सफ़र भी करते हैं। कई बार कई लोग मर भी जाते हैं, पर कई लोगों के लिए अपनी लाइफ, उनकी लाइफ का ये एक एक्सेप्टेड एस्पेक्ट होता है। अगर आप लोगों को रेबीज़ के बारे में एजुकेट करेंगे कि ये कैसे स्प्रेड होता है और आपको डॉग्स की इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है रेबीज़ से बचने के लिए, तो उनको हमें इन्फॉर्म करना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को प्रेशराइज कर सकते हैं ताकि स्ट्रे डॉग्स को दूर किया जा सके जो कि उनके खुद के नहीं हैं, और सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल है कि अनसेफ और कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। कहते अगर आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि कैसे अनसेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके कारण, अगर आपका जो पीने वाला पानी है उसके कारण अगर आपको कोई डिजीज़ होती हैं जैसे कि कॉलरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, तो लोग जो हैं वो यकीनन ही एक साथ आएंगे ताकि इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सके और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकाला जा सके, इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। कहते ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना कि कम्युनिटी में सारे लोग जो हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, पर हर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रभावशाली कैपेसिटी होती है उसको ही हम ओपिनियन लीडर जो है मान सकते हैं। आप एक चेंज एजेंट की तरह उस लीडरशिप को एनहांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और
ग्रुप बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं और कमेटीज़ बना सकते हैं, ताकि आप एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकें। जो भी वहाँ का कोई कॉमन कारण है उसके प्रति आप काम करेंगे, या पूरी कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर जो भी कोई गोल है उसके लिए आप काम करेंगे, उन लोगों की सपोर्ट और एनकरेजमेंट के साथ। शब्दों में हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, एक मिनट लेट तो मैं चार्ज पे लगा दूँ लैपटॉप को, लेट में चार्ज पे लगा दूँ लैपटॉप। बाहर लेके जाना बाहर टीवी चलाऊंगी फिर मैं ट्यूशन लूँगी। अच्छा अच्छा मेरा बच्चा दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट है ये, किसी को भी नहीं पता ये बात, ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। मैंने बतानी भी नहीं किसी को ये बात, नजर लग जाएगी मेरे को सबकी, मेरे पीढ़े को, मेरे पीढ़े को, मेरे पीढ़े को। मुझे नहीं लगा ऐसे, मुझे नहीं लगती है कि मैं इसको सुलाती हूँ आज ऐसे ही जब ये मुझे सुला रहा था इसको। अब हम ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कम्युनिटी स्ट्रेटजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर 3 बेसिक स्टेप्स हैं। कमेटीज़ बनानी है, प्रेशर ग्रुप्स बनाने हैं, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड्स बनाने हैं, ताकि जो कम्युनिटी है वो कलेक्टिव लीडरशिप के थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप ले सके अपने एक्शंस के लिए, ताकि कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओपिनियन लीडर्स। किसी भी कम्युनिटी में या लोकेलिटी में या टाउन में या विलेजेस में बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा, जो कि हर कोई जिनकी रिस्पेक्ट कर, से लोगों को हम ओपिनियन लीडर्स बोलते हैं, क्योंकि लोग उनके ओपिनियंस की वैल्यू करते हैं, जो वो ओपिनियंस अलग अलग मैटर्स के लिए देते हैं। जब ओपिनियन लीडर बात करता है, लोग उनको सुनते हैं और उनकी एडवाइस के ऊपर एक्ट करते हैं। आप ओपिनियन लीडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोगों को ये पूछ के कि आप किसके, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किससे एडवाइस लेते हैं। अगर कई लोग कुछ कॉमन नाम्स को मेंशन करें तो आपको ये पक्का कर लेना चाहिए कि यही हैं जो ओपिनियन लीडर्स हैं, जिनकी जजमेंट को यहाँ पर वैल्यू दी जाती है और उनकी प्रोनाउंसमेंट्स जो होती हैं वो मैटर
करती हैं। ये भी पॉसिबल है कि प्रधान हो गया, म्यूनिसिपल काउंसलर या एमएलए या सरपंच या टीचर या कोई भी प्रेस्ट जो होते हैं वो भी ओपिनियन लीडर हो सकते हैं। पर ये इक्वली पॉसिबल है कि ये जो पॉलिटिकल और रिलीजियस सरपंच या हेड होते हैं ये कम्युनिटी में लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ असल में कंसर्न्ड नहीं होते हैं, इसीलिए लोग इनके ओपिनियंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। आपको उसको फाइंड आउट करना है किसी भी कम्युनिटी में जहाँ पर कोई ग्रुपिज़म हो सकता है और हर ग्रुप जो है उनका डिफरेंट ओपिनियन लीडर्स हो सकते हैं। इस केस में आपको सारे ओपिनियन लीडर्स की सपोर्ट जो है चाहिए होती है। उसके बाद फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओपिनियन लीडर्स, सीकिंग सपोर्ट ऑफ ओपिनियन लीडर्स। कहते जब आपने एक बार कम्युनिटी के ओपिनियन लीडर्स को फाइंड आउट कर लिया है, अब आप इनको हर किसी को जाके इंडिविजुअली मिलें और उनके आइडियाज़ किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में असेस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जिसको कि आप सॉर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्लान जो आपके माइंड में होता है कम्युनिटी की अच्छी डेवलपमेंट के लिए। अगर आपके आइडियाज़ उनको अपीलिंग लगते हैं तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हैं, क्योंकि अब आप श्योर हो जाते हैं कि आपको कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। ऐसे लीडर्स जो होते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में और उनको एनकरेज करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट भी जल्दी कर लेते हैं। कहते कि हमें यहाँ पर याद रखना है कि हम ऐसे लीडर्स से मिलें और बात करें एक रिस्पेक्टफुल मैनर में और उनको कन्विंस करें कि वो कम्युनिटी में इनकी लीडरशिप को वैल्यू करें। जब एक बार लीडर्स के साथ बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद ये है हमारी एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 के बाद हमारा सेकंड है इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग द कम्युनिटी। इसके लिए क्या है, कैंपेन ऑर्गेनाइज करने। कहते और कैंपेन को ऑर्गेनाइज करना एक बेस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है जब एरिया के सारे लोग जो हैं उनको कई तरह की किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एक साथ आ सकें और कलेक्टिव एक्शन को ले सकें। यूनिट 13 में हमने कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स को पढ़ा था। लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल्स, ये सारे इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं किसी भी इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप को एजुकेट करने के लिए। पर जब हमें कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के पास पहुंचना है तब कैंपेन अप्रोच ही बेस्ट होती है। अगर हम डेफिनेशन देखें कैंपेन की तो क्या है, इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की सीरीज़ होती हैं जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन के लिए हर चैनल जो है अवेलेबल चैनल को यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये जो कैंपेन अप्रोच है ये काफ़ी थीम्स या इश्यूज़ के ऊपर सेंटर की होती है, मतलब काफ़ी इश्यूज़ या काफ़ी थीम्स के ऊपर ही होती है, जैसे कि अपने बच्चे को इम्यूनाइज करवाना, बच्चों को स्कूल भेजना,
अच्छी हेल्थ के लिए इन्वायरमेंट को क्लीन करना, हेल्थ के लिए अच्छा फूड, ये सारी एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे प्रोसेशन करना, स्ट्रीट प्लेस करने, वॉल राइटिंग करनी, स्ट्रीट कॉमर मीटिंग रखनी, ड्रामा या पपेट शो करना, स्लोगन, सॉन्ग या पैरोडीज करना, कंपटीशन या क्यूज को ऑर्गेनाइज करना। किसी भी प्रोग्राम की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और कंपेन जो है उसको बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। इसको हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जितनी जल्दी प्रॉब्लम इशू को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे कम्युनिटी मेंबर्स के थ्रू, चाहे उनके लीडर्स के थ्रू, या जर्नली जो हैं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सारे कम्युनिटीज़ के थ्रू, जैसे कि अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट, पोल्यूशन। इसी तरह से ये जो कंपेन है वो हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि रियल प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जा सके। अब किसी भी कंपेन की जो ड्यूरेशन है वो 3 से 7 दिन की हो सकती है। अगर ज़रूरत है तो जो ड्यूरेशन है उसको कम करके 2 दिन भी किया जा सकता है और बढ़ा के 15 दिन भी किया जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारी प्लानिंग। कहते किसी भी प्रोग्राम को, अगर कंपेन को हमने ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए एक थॉरो प्लानिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे नीचे एक टेबुलर प्लान दिया गया है कंपेन का, जो कि क्लीन इन्वायरमेंट फॉर गुड हेल्थ के ऊपर है। क्या प्लान है? पहले तो टाइम, सबसे पहले 10 से 11 एक प्रोसेशन ऑर्गेनाइज की गई। इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे मैन, वमेन, यूथ और बच्चे। क्या क्या मटेरियल चाहिए? बैनर्स, प्लेकार्ड्स, सॉन्ग्स और स्लोगन्स। फिर दूसरे क्या, पूरे दिन के लिए जहाँ भी, मतलब जब भी कन्वीनियंट लगे। एक्टिविटी क्या है? वॉल राइटिंग, इसमें भी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। मटेरियल क्या लगेगा? स्लोगन्स, कलर्स और ब्रशेस। इसके बाद है आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम, स्ट्रीट प्लेस या फिर स्ट्रीट मीटिंग्स हो सकते हैं। इसमें कौन से लोग लगेंगे? टीम जो कि प्ले प्रिपेयर करती है और कम्युनिटी को प्रिपेयर करती है। इसमें मटेरियल कोई भी नहीं चाहिए है। स्ट्रीट मीटिंग्स के लिए ओपिनियन लीडर्स और कम्युनिटी चाहिए होती है, इसमें भी कोई मटेरियल नहीं लगता है। इससे बाद है लेट इवनिंग में। लेट इवनिंग में कम्युनिटी मीटिंग्स हमें एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है। इसमें कौन से लोग होते हैं? ओपिनियन लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें मटेरियल कौन सा लगता है? पब्लिक एड्रेस सिस्टम और हैंडआउट्स। इसके बाद है मॉर्निंग या इवनिंग, दोनों में से कभी भी हो सकता है। क्या एक्टिविटी होगी? बेस्ट क्लीन लैंड और हाउस कंपटीशन। लोग कौन से होते हैं? कम्युनिटी एज पार्टिसिपेंट्स और जजेस। मटेरियल क्या है? प्राइजेस लगते हैं। कहते अभी जो हमने टेबल देखा उसमें 5 दिनों की ड्यूरेशन का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़ को शेड्यूल किया गया है। उसमें हर दिन जो है एक एक्टिविटी रखी गई है। इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, एक प्रोग्राम में मेंशन करना या कंपेन शेड्यूल में मेंशन करने के लिए हमें बहुत सारी प्रेपरेशन चाहिए होती है। इवन अगर कोई सिंपल कंपेन भी है जैसे वॉल राइटिंग, उस टास्क में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले है कि कैची स्लोगन्स को इकट्ठा करना, फिर यंग बॉयज़ और गर्ल्स को सेलेक्ट करना जो कि वॉल्स के ऊपर इन स्लोगन्स को लिखेंगे, फिर वॉल्स को सेलेक्ट करना, दीवारों को सेलेक्ट करना जहाँ पर स्लोगन्स को लिखा जाएगा।
उसमें वॉल्स मार्केट प्लेस की भी हो सकती हैं, विलेज की चपाल की हो सकती हैं, लोकल बस स्टॉप्स हो सकते हैं, या क्रॉस ब्रिजेस के ऊपर रेलिंग्स भी हो सकती हैं। राइटिंग मटेरियल को प्रोक्योर करना, जैसे कि वॉश रेजिस्टेंट पेंट्स हो गए, सॉफ्ट कोल, रेड ब्रिक पाउडर और ब्रशेज हो गई। परमिशंस लेना, ऑनर्स या कम्युनिटी मेंबर्स थे स्लोगन लिखने के लिए वॉल्स के ऊपर। ये जो प्रेपरेशंस होती हैं वो टाइम लेती हैं, इनके लिए एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और कम्युनिटी मेंबर्स की मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि मनी एंड मटेरियल्स। कई मेथड्स को यूज़ करके और वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, जो इन सब को यूज़ करके आप एक मैसेज को प्रॉपरली इम्पैक्ट करने में मदद कर सकते हैं। ये जो है लोगों का इसमें इंटरेस्ट एडअप होता है और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कम्युनिटी को एक साथ मिलके काम करने के लिए किसी भी कैंपेन के लिए। इस केस में क्या है, जैसे कि कंपोस्ट पिट्स को खोदना, गार्बेज डिस्पोजल को खोदना और वेस्ट वाटर की चैनलाइजेशन, ये सारी कलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं कम्युनिटी की, जो कि एरिया को क्लीन करने के लिए बनाई जाती हैं। इसके बाद है हमारा फॉलोअप। कहते कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो कम से कम, मान लीजिए 1 वीक का है, ठीक है, उसमें हम लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें और एक्साइटमेंट को क्रिएट कर सकें। कहते कि अगर लोग सिर्फ 3 या 5 दिनों के लिए ही एक्टिव रहेंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर कैंपेन को बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाए कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, अगर ये एक्टिविटीज़ जो हैं एरिया और लोकेलिटी को क्लीन रख सकती हैं, लोगों के द्वारा निरंतर नहीं है, जो एरिया है वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में बदल जाएगा, तो कैंपेन को, अगर कैंपेन का फॉलो अप लिया जाए घर घर विजिट करके, स्मॉल ग्रुप मीटिंग्स करके और सारे स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज़ को सीख के, तो इससे क्या है, कैंपेन का जो इम्पैक्ट है वो लगातार चलता रहेगा। इससे क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट जो है बना रहेगा। अब सारी अच्छी इंटेंशंस जो आपकी हैं, आपकी अच्छी डेडिकेशन, काम के लिए विलिंगनेस से कम्युनिटी की बेटरमेंट हो सकती है। मोस्ट इफ़ेक्टिव वे क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को अचीव करने का? थर्ड स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज़। कहते कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ओपिनियन लीडर को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत और जो रोल वो प्ले करते हैं कम्युनिटी ओपिनियन को मोबिलाइज करने की, उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट फिर भी जो मोस्ट इफ़ेक्टिव ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो अपने खुद में सारी ज़रूरी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। वो अपने बेस्ट पे सारे लोगों को एक साथ ला सकते हैं और उनको एक्शंस के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। पर कहते जितना आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि एक जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं, जैसे 50 से 100 लोग मिल जाते हैं,
तो उनको बात करने का मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर टाइम इसी बात में चला जाता है और इससे क्या है, काफ़ी सारी सल्यूशन प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो बड़े हुए होते हैं उनका सल्यूशन जो है वो नहीं मिल पाता है। कई जो हैं वो ऐसी मीटिंग्स को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं और वो चाहते हैं कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई ज़्यादा डिटेल्स बताए जो है इन चीज़ों के सल्यूशन को ढूंढ लिया जाए। अगर इन चीज़ों के सल्यूशन को नहीं ढूंढा जाता है तो उससे लोगों की ग्रुप में डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड कि ये सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए हमें स्मॉल ग्रुप या कमेटीज़ फॉर्म कर सकते हैं। जब हमने कम्युनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, ऑफ कोर्स जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो सारे लोगों की सहमति से ही चूज़ करने चाहिए। एक कमेटी से ज़्यादा कमेटीज़ भी हो सकती हैं जो कि प्रॉब्लम के वर्केबल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप जो है उसको हम एडवाइजरी बोर्ड बोलते हैं, जो कि लोगों की प्रायोरिटी नीड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकती हैं और फिर प्लान और गाइड कर सकती हैं कि क्या कम्युनिटी इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले। जो दूसरा ग्रुप होता है उसको टास्क फोर्स बोल सकते हैं, जो कि एक्चुअली में क्या प्लान ऑफ एक्शन कम्युनिटी लेवल पे पुट करना है, डालना है, उसके बारे में बताती है। कहते यहाँ पर आपका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ऐसी एडवाइजरी बोर्ड और टास्क फोर्स को एस्टैब्लिश करना। किसी भी कमेटी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा लोगों की सहमति से बने हों और ये जो मेंबर्स हैं ये खुद विलिंग हों काम करने के लिए कि हम कम्युनिटी मेंबर्स की भलाई के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी फेथ के हों, किसी भी रिलीजन के हों या बिना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। कहते कि जबकि आप किसी एरिया में बच्चों या लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे पर्सन्स को जो कि एज अ मेंबर इन कमेटीज़ में काम करते हैं। उन ओपिनियन लीडर्स की मदद के साथ और जनरल पब्लिक की सपोर्ट के साथ आप इफ़ेक्टिव कमेटीज़ को बना सकते हैं। ये कमेटीज़ कौन कौन से टास्क हैं जो परफॉर्म करती हैं? पहले तो स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, फिर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनको आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम के क्या रीजंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फिर सल्यूशंस को प्रपोज करना और प्लान ऑफ एक्शन को प्रपोज करना। कम्युनिटी की सपोर्ट को मोबिलाइज करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करना। कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना और क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में अपडेट करते रहना। फिर कोई भी डिसीज़न लिया गया है उसके रिलेटेड फॉलो अप लेना। खाई नहीं रोटी? क्या कह रहा है? तो फोन भी चला रही क्या कह रहा है? मैं तो पेट में दर्द की दवाई खानी है, तो तुझे रोटी खा ले, दही से दवाई देनी है तेरे को। मैं तो डॉक्टर ने तो गुस्सा कर दिया। मैगी तो नहीं, फिर कुछ भी नहीं खाया हुआ इसने, फिर अब क्या कह रहा है? नहीं, वो मैं तो ये सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बोलूँगी ना, फिर आपके कुछ ना कुछ कहेगा। ठीक है। और तो कोई कर सकता, अब मैगी तो देनी नहीं आपको इसको। नहीं, मैगी नहीं देनी। वही घर में इतने दिन तो हो गए भुगतते, मैगी नहीं देनी है हमने इसको। इसकी ड्रेस भुगोई है ना मम्मा, सारे कपड़े धोने पड़े हैं अभी तो। क्यों? मैं टाइम कहाँ मिला मुझे, आप बताओ। नहीं नहीं, मैं क्या भुगोई है भैया, पूछा मैंने कब सारे धोने पड़ेंगे कि नहीं धोने पड़ेंगे।
मैं ये कहा है, मैं क्या सारे ही धोने में पड़े हैं कपड़े। मैं सोचा था भी मशीन लगा लूंगी एक ही बार, भी जेड़े माड़े मोटे है सारे धुल जाएंगे। अब मैं क्लास बना के पहले तो नहाने जाऊंगी। मम्मा हाँ जी आपको बेटे। पता नहीं है मैं क्या चीज हूँ? माँ मुझे तो पता है तू क्या चीज है, तू तो तूफान है। नहीं। मेरी भाभी तेरा टेबल ले, भाभी तेरा टेबल ले, भाभी तेरा टेबल। ऊपर खोल जाएगा फिर। चढ़ जा भाभी तू। ओए मम्मा मेरे से बैठा नहीं है ना जाना है ऐसे। मैं गिर जाता हूँ। मैंने पकड़ लिया बैग। इसके बाद है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ पीपल टू चेंज। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।